Hello, students. Good evening, everyone. Okay. So, as you know, we have started the chapter Human Health and Diseases. Okay. So, this is the next class of the chapter. So, we are going to finish here the remaining part of immunity का जितना भी पार्ट बचा है वो हम लोग फिनिश करने वाले हैं. उसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं एड्स का कुछ ठीक है. तो कैसे ये फैलता है, क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या क्या हमको एहतियात करनी है. फिर कैंसर के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या है कैंसर, कैसे होता है, कैसे इससे बचना चाहिए या फिर ट्रीटमेंट मेथड्स क्या हैं. फिर हम लोग देखेंगे ड्रग्स, उसके अब्यूज के बारे में. फिर अडोलेसेंस को कैसे रहना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो कल की क्लास में बेटा मैं आपको समझा रही थी इम्यूनिटी के बारे में. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एज आई हैव टोल्ड यू. वन इज इनेट इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ. दूसरा होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है बाद में, हमारे लाइफ स्टाइल में बाद में आके हमको वो मिलती है इम्यूनिटी. तो दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी दो टाइप्स होते हैं. एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल. नेचुरल में क्या होता है, नेचुरली आपके बॉडी में एंटीजेंस आते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनते रहते हैं. आर्टिफिशियल में क्या होता है, आपके बॉडी में ताकि एंटीबॉडीज बने आर्टिफिशियली कोई भी एक वीक एंटीजन आपके बॉडी में डाला जाता है. दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, अक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब दूसरा टाइप है बेटा एक्टिव के अलावा पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी में फिर अगेन दो टाइप्स हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल. ठीक है, तो पैसिव में क्या होता है, यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली बॉडी के अंदर दी जाती हैं. ठीक है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इम्यूनिटी मदर से फीटस को जाती है थ्रू ब्लड, सॉरी मदर मिल्क. ओके, कोलोस्ट्रम जो कहते हैं मदर मिल्क, उसके थ्रू जाती है. यहाँ पे आप देख रहे हो इम्यूनोग्लोबिन ए. ओके, दैट इज ए. एंड प्लासेंटा के थ्रू इम्यूनोग्लोबिन जी जाता है. तो ये सारी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज जाते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस. अगेन कमिंग टू आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे एंटी टेटानस सीरम या फिर एंटी स्नेक सीरम फॉर द स्नेक बाइट यहाँ पे आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है ताकि इंसान कहीं मर ना जाए. जिससे समझ लो किसी को टेटानस इन्फेक्शन हुआ है तो उसको आप एंटी टेटानस सीरम दोगे ताकि वो जिंदा बना रहे. और किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, अब वो जहर फैलता रहेगा, तो इसके लिए आपने एंटीडोट देना है. एंटीडोट वुड बी एंटी सीरम फॉर स्नेक बाइट. जब आप एंटी सीरम का स्नेक बाइट के लिए देते हो तो वो इंसान का बचने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये उसका डायग्राम है. ठीक है, यहाँ पे ये सीरम है और यहाँ पे प्लासेंटा के थ्रू IgA और IgE जाती है. ठीक है, चलो व्हाट इज इम्यूनाइजेशन देन. सो इम्यूनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज ऑल बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है. जैसे ओके अगर कोई पुराना इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होंगी. वो एंटीबॉडीज ना अपने मेमोरी सेल्स में स्टोर होते हैं एंड जब कभी भी सेकेंड टाइम वो एनकाउंटर होता है तो उसके खिलाफ ये लड़ती हैं. ठीक है, तो दो टाइप्स के यहाँ पे इम्यूनाइजेशन है, एक एक्टिव और एक पैसिव. एक्टिव में आप देखोगे वैक्सीनेशन. सो वैक्सीनेशन में क्या होता है बेटा, कोई भी एंटीजेनिक प्रोटीन को या फिर आपने क्या किया, कोई भी इनएक्टिवेटेड पैथोजन को. ओके, पैथोजन का कोई भी एक प्रोटीन ले लो, एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन को हमने हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सके. ठीक है, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, वैक्सीन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी के B एंड T सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि हाँ भाई ये एंटीजन को खिलाफ हमको एंटीबॉडीज बना के लड़ना होता है. ठीक है, तो ये B सेल्स और T सेल्स सारे हेल्प करते हैं इन द फाइटिंग ऑफ एंटीजन. ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पे पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फिर DPT वैक्सीन. ठीक है, तो ये नेचुरली हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं. वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स लाइक DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. उसको प्रोड्यूस किया जाता है ईस्ट से. ओके, सेकेरोमाइसिस. नाउ passive immunization क्या है, it is a direct injection of pre-formed antibodies or antitoxin. It is required for quick immune response. ये क्विक इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, चलो
नाउ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस और स्नेक वेनम, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। अभी इंसान मर जाएगा, हाँ भाई इसको मरने से रोकना है तो क्विक इम्यूनाइजेशन चाहिए, तो वो पैसिव से मिलेगा। एक्टिव के लिए टाइम लगेगा क्योंकि मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट होना है, फिर वो बी से टी सेल्स को मैसेज भेजेंगी, फिर वो सेल्स बनाएंगी एंटीबॉडीज, तो उसमें वक्त लगता है और इसमें वक्त नहीं लगता। इट्स अ वेरी सडन प्रोसेस। कमिंग टू एलर्जी, एलर्जी किसको कहते हैं? एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स दिखाता है, ओके, टू सम एंटीजेंस दैट आर सीन इन एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ होता है बेटा, तो उसके खिलाफ ये क्या करता है ना, एग्जैगरेशन वाला रिएक्शन देता है जो कि जरूरी नहीं है। दूसरों की बॉडी वो लगती है कि हाँ भाई ये तो कॉमन है, हाँ पोलन है, हाँ तो कॉमन है, दूसरों की बॉडी कहती है, लेकिन कुछ लोगों की बॉडी वो एलर्जेंस क्रिएट कर देती है, उससे एलर्जी हो जाती है। जिससे एलर्जेंस क्या हो सकते हैं, या तो माइट ऑफ डस्ट, पोलन से हो सकती है, एनिमल डैंडर से, या फिर फर से, ओके, जानवरों के बालों से, या फिर जानवर के सेल से। ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस, कौन से हो सकते हैं जो एलर्जेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी होते हैं, वो दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई। अब ये इम्यूनोग्लोबिन क्या करेगा, मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगा टू रिलीज अ केमिकल कॉल्ड हिस्टामाइन। अब ये हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन क्या करेंगे, एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करते हैं। अब इसका हमने रेमेडी क्या करना है, इसके लिए हमने एंटी हिस्टामाइन डालना है बॉडी में ताकि उस एलर्जी को रोक सके। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एलर्जी के, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्किन में रैशेस, ये सारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, सो पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद स्मॉल पॉसिबल डोजेस ऑफ एलर्जेंस, ओके, तो ताकि स्टडी कर सके हाँ भी एलर्जी किस वजह से हो रही है या फिर किस चीज से हो रही है। ओके, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, मैंने बोला ना एंटी हिस्टामाइन को हमने डाल दिया ताकि क्विक रिडक्शन ऑफ एलर्जी हो सके। एक बेस्ट एग्जांपल फॉर एलर्जी है वन डिसीज कॉल्ड इट एज अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी है जिसमें रेस्पिरेटरी डिसीज है, इट इज ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा हम कहते हैं बेटा ऑटो इम्यूनिटी। In higher vertebrates, memory-based acquired immunity is evolved based on the ability to differentiate foreign organisms from self. अब होता क्या है बेटा, बॉडी में, हमारी सबकी बॉडी में ना सेल्फ कौन है, नॉन सेल्फ कौन है, ये डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी होती है। जब किसी भी बंदे में हमारे बॉडी का सेल्फ सेल और बाहर का जो सेल्फ नहीं है उसको डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी नहीं रहती, तो ये तब क्या करता है, नॉन सेल्फ समझ के खुद के बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगता है। ओके, ये कई बार जेनेटिक भी हो सकता है या फिर इसके कई सारे रीजंस है जो अभी तक हमको पता ही नहीं है। ठीक है, इसका वन सच एग्जांपल इज रिमोटॉइड अर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस में आपको ऑटो इम्यूनिटी देखने मिलती है, जहां पे बच्चों को या फिर जिसको भी ये डिसीज हुआ है वहां पे अपनी बॉडी में जो नॉन सेल्फ है, ओके, उसको भी ये सेल्फ समझ के या फिर सेल्फ को नॉन सेल्फ समझ के ये उसको डैमेज करने लगता है। तो इससे ऑटो, आप देख लो बेटा, व्हेन इट कम्स वर्ड ऑटो, तो इसका नाम क्या है, सेल्फ। तो सेल्फ को ही ये डैमेज करने लगता है, तो इससे होती है डिसीज। द बेस्ट एग्जाम्पल वुड बी रिमोटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट। तो इतना सब कुछ तो हमने जान लिया, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इंजेक्शन ऑफ एन एंटीडोट अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओके, सो स्नेक बाइट के लिए एंटीडोट का कौन सा एग्जाम्पल है, दैट वुड बी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी इज वन सच एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, इनेट एंड अक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी एंड अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बैरियर्स, फैगोसाइटिक एंड साइटोकाइंस, यहाँ पे पैसिव, एक्टिव, द नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है एंड डायग्राम है। डेवलप्स विद द इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडीज को डेवलप किया जाता है निकाल के किसी और से या फिर किसी अदर चीज से। ठीक है, ये है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। कमिंग टू ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, इट इज द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड रिमेम्बरिंग द फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, तो इम्यूनिटी मिलती है हमको बाय रिकॉग्नाइजिंग the other foreign antigens. It plays roles in allergic reactions, that is autoimmune disease and organ transplantation. ठीक है,
तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होने के टाइम पे हमारा जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वो क्या कर सकता है बेटा, डिफरेंशिएट कर सकता है सेल्फ को नॉन सेल्फ के साथ। ठीक है, इट इंक्लूड्स लिम्फाइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड एंटीबॉडीज। ये चीजें आपको याद रखनी है। These are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocytes occur. Lymphocytes का origin होता है, maturation होता है, फिर proliferation भी होता है। Lymphocyte organs of two types, primary and secondary. ठीक है, so primary is like a training site. यहाँ पे क्या होगा बेटा, ट्रेनिंग होती है B and T cells की। ओके, वो बनते हैं फिर मेच्योर होते हैं। सेकेंडरी में ये जाके एक्चुअल एक्शन करते हैं अगेंस्ट एंटीजन, ये एंटीजन के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, दैट इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, द ऑर्गन्स वेयर lymphocytes आर matured एंड डिफरेंशिएटेड टू एंटीजन सेंसिटिव lymphocytes। ओके, तो जो एंटीजन हमारे बॉडी में आएगा तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेच्योर हो रहे हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, सो इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो इसमें आपको प्राइमरी में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक बोन मैरो एंड अनदर वन इज थाइमस। गिव मी अ सेकंड। Okay, so bone marrow में the site of formation of all blood cells, including B and T lymphocytes. Okay, so here the site of formation of all blood cells, okay, including B and T lymphocytes. ये आपको याद रखना है, बोन मैरो में ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो अब आप मुझे पूछोगे मैम थाइमस में क्या होगा। थाइमस इज अ बाइलोब्ड ऑर्गन विच इज फाउंड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इट इज लार्ज ड्यूरिंग द बर्थ, बर्थ के टाइम पे लार्ज होता है, फिर प्यूबर्टी के टाइम पे छोटा होता चले जाता है। जो इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स है, जो बोन मैरो से निकलते हैं, वो माइग्रेट होके थाइमस में आते हैं और मेच्योर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ अनदर स्ट्रक्चर इज स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या है, स्प्लीन एक बीन शेप्ड ऑर्गन है which contains lymphocytes and phagocytes, removes worn out RBCs, जो RBCs अभी मर गए हैं, जिसका कोई काम नहीं है, उनको बाहर निकालता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे RBCs में होते हैं उनको निकाल देता है। ठीक है, सो ब्लड में होते हैं, कई कबार हो जाते हैं बेटा। सो रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स होता है फीटस में स्प्लीन। ठीक है, तो अब हमारे पास तो देखो बेटा, हमारे पास बोन मैरो है, बोन मैरो में एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो आरबीसी बनाते हैं, लेकिन बच्चों में क्या होता है, फीटस में रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज स्प्लीन। ठीक है, lymph node it is found in lymphatic system। ओके, सो लिम्फ नोड्स आपको सारे सिस्टम में मिलता है, जैसा हम कहते हैं ना बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम है जो सर्कुलेट होता रहता है। ओके, दे ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर अदर एंटीजेंस को ये ट्रैप करके रखते हैं, और ट्रैप करके वहां पे होता क्या है बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स होता है बाय एक्टिवेटिंग lymphocytes। Okay, so MALT is another very important question which has been continuously asked in NEET. MALT means mucosa associated lymphoid tissue, which is located within the lining of respiratory, digestive and urinogenital tract. It is constitutes of 50% of lymphoid tissue. Okay, now secondary lymphoid organ मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे actually action होता है, यहाँ पे action होता है। ठीक है, the organs, okay, these are the organs to which mature lymphocytes migrate from primary to here, where they interact with antigen, then proliferate to become effector cells। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन से हैं बेटा सेकेंडरी लिम्फॉइड के, lymph nodes, spleen, tonsils, Peyer's patch, mucosa that is MALT, then appendix। ठीक है, so there is a question on the screen, MALT constitutes about कितने परसेंट ऑफ lymphoid tissue in the human body। अभी अभी हमने देखा 50%, MALT constitute 50% of the lymphoid tissue। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एड्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो एड्स इज नथिंग बट अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम।
है ना। तो ये एक है बेटा, यहाँ पे इम्यूनो सिस्टम में डिफिशियंसी हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने इसको बोलते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक सिम्टम नहीं होता है, यहाँ पे कई सारे होते हैं। जैसे आपको बुखार भी होता है, जैसे आपका क्या कहते हैं, खांसी भी लग जाती है, कोल्ड भी हो जाता है, तो कई सारे डिसीजेस आपको एक साथ आते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम, which is caused by a virus called as human immunodeficiency virus. Okay, HIV is a type of retrovirus with RNA genome. ठीक है, तो फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था अमेरिका में। इन लास्ट 25 years it has killed 25 million people. होता कैसे है एड्स? विथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में होता है। देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, अगर किसी एड्स पेशेंट का ब्लड अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो एड्स को होने की चांसेस होती हैं। देन शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, ठीक है, नीडल्स का शेयर करने से। एंड देन इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, ओके, मदर से बच्चे को जाने के भी चांसेस होते हैं। ओके, इसके अलावा इंडिविजुअल्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ओके, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से भी एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? चिल्ड्रन बॉर्न विथ HIV इन्फेक्टेड मदर, ओके, HIV इन्फेक्टेड मदर से भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को आ जाए। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स कंटिन्यूअसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको बच के रहना है। HIV does not spread by mere touch, physical contact. ओके, ऐसे हाथ लगाने से, छूने से, किस करने से, हक करने से सब एड्स नहीं होता। कैसे होता है? विद द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वेयर बॉडी फ्लूइड्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, ब्लड एक्सचेंज हुआ हो, इस चीज से होता है। ठीक है, देयर इज अ टाइम लैग फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 years. तो होता क्या है बेटा? इन्फेक्शन होता है समझो 2000 में, 2000 में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन आपको ये दिख कब रहा है? ये दिख रहा है 2010 में। ठीक है, तो ये इतना सारा 10 साल का पीरियड में हुआ क्या? इसको हम कहते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। इस टाइम पे वायरस ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में ग्रो होता है, ताकि वो पता नहीं कितने के साल बाद जाके सिम्टम्स को शो कर सके। ठीक है, तो ये होता है। तो अब ये जो हमारे एड्स जो वायरस है ना, HIV वायरस, इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। ये कैसे हमारे बॉडी में प्रोलिफरेट करता है? देखो, अब ये वायरल है, ये वायरस है, इसके अंदर यहाँ पे RNA है, फिर बाहर प्रोटीन कोट है। ये अब एक एनिमल सेल है, तो इस एनिमल सेल के अंदर इसने अपना DNA को भेज दिया। अब ये DNA क्या करेगा? हमारे वायरल DNA हमारे सेल के साथ इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारा जो सेल का DNA है, मतलब एनिमल सेल का जो DNA है, उसके साथ ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके साथ ये मिल जाता है। उसके साथ मिल जाने के बाद यहाँ पे ये न्यू न्यू वायरस बनाने लगता है, और ये सारे नए वायरस और ज्यादा फैलाते रहते हैं इन्फेक्शन को। ठीक है, इस तरीके से वो एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो ये फैलता ही रहता है। चलो, तब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इफेक्ट्स क्या होता है बेटा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम? तो इसके वजह से हो सकता है बेटा बहुत ज्यादा फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। देन डिफिशियंसी ऑफ T cells may be infected with mycobacterium and other organisms. Now डायग्नोसिस कैसे होगा? आप मुझे पूछोगे मैम एड्स है तो पता कैसे चलेगा? बेटा बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें एलाइजा एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। व्हाट इज एलाइजा? मैंने आपको ऑलरेडी ये अच्छे से समझाया है, पिछले क्लासेस में बायोटेक्नोलॉजी में। एलाइजा इज नथिंग बट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट कैसे होगा? एंटीवायरल ड्रग ट्रीटमेंट्स आर पार्शियली इफेक्टिव, मतलब इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी भी हमारे पास नहीं है। तो कि बस हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ओके, चलो, तो एड्स के प्रिवेंशन, अब हमें बचें कैसे? एड्स होने से बचें कैसे? लोगों को एड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं, ताकि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे प्रिवेंशन ले सके। देन कंट्रोलिंग अबाउट ड्रग अब्यूज, अगर कोई ड्रग पेशेंट है, कोई या फिर कोई ड्रग लेने वाला एडिक्टिव पर्सन है, तो एक ही नीडल में हाँ मैंने भी लिया, उसने भी लिया, फ्रेंड्स ने भी लिया करके ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, ओके, तो यूज करने के बाद उनको डिस्पोज करो एंड नए सारे नीडल्स को यूज करो। ठीक है, जो यूज्ड नीडल्स हैं उनको बिल्कुल नहीं यूज करना। देन एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप, मेकिंग ब्लड बैंक्स सेफ
HIV, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं एड्स के लिए। कमिंग टू कैंसर, तो कैंसर है कि बेटा इट इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ओके, अब होता क्या है बेटा, सेल का एक नॉर्मल डिवीजन होता है। ओके, नॉर्मली सेल्स डिवाइड होते हैं, रेप्लिकेट होते हैं इन देयर ओन स्पीड, बट कैंसर में क्या होता है, वो एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाते हैं। ओके, जहां पे वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कैंसर। ओके, नाउ नॉर्मल सेल्स शो अ कांटेक्ट इनहिबिशन, जो कि नॉर्मल लोगों में होता है, नॉर्मल सेल्स में होता है, बट जो जिसके बॉडी में कैंसर है उसमें क्या होता है, कांटेक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ओके, तो ये सब होता है, इसको नॉर्मल सेल्स में होता है, लेकिन जब जिसके बॉडी में कैंसर है उसमें डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ही नहीं होती। ओके, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब यहाँ पे समझाया है, कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, तो दो टाइप के कैंसर होते हैं बेटा, वन इज बेनिग्न ट्यूमर, अनदर वन इज मालिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, सो बेनिग्न ट्यूमर क्या है, इट इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ओरिजिन, एक ही प्लेस में एक ही ओरिजिन में ये रहता है, अगर कहीं पे शुरू हुआ तो वहीं पे रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होगा और ये बहुत कम डैमेज को कॉज करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर टंग में हुआ है तो वहीं पे रहेगा, अगर यहाँ पे जुबान में हुआ है या फिर यहाँ पे कहीं ओरल कैविटी में हुआ है तो यहीं पे रहेगा, ये स्प्रेड नहीं होता। दिस इज बेनिग्न ट्यूमर, बट वेरी डेंजरस इज मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि ये स्प्रेड होता है दूसरे सेल्स में, ऐसे करते करते सारे बॉडी में ये फैलता चला जाता है। ठीक है, सो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ओके, तो दैट ग्रो रैपिडली इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज, ये जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं सराउंडिंग के, उनको ये डैमेज करते जाता है। Due to active division and growth, they starve normal cells by completing their nutrients. Cells sloughed from tumor reach their sites via blood where they form a new tumor. तो होता क्या बेटा, जहां पे हुआ है ना कैंसर, वो वहां से ब्लड के थ्रू ये दूसरे दूसरे साइट्स में जाता है, दूसरे दूसरे जगहों पे जाता है और वहां पे भी ट्यूमर कॉज करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ओके, दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉजेस क्या है। ओके, कॉजेस, कैंसर होने के कॉजेस क्या है बेटा, हो सकता है फिजिकल एजेंट्स के थ्रू हो। ओके, सो यहाँ पे कार्सिनोजेंस और कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को बेटा हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में एक्सरे हो गया, गामा रे या फिर यूवी रेस। केमिकल में टोबैको स्मोक हो सकता है, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटिन, मस्टर्ड गैस। बायोलॉजिकल में ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हो सकते हैं, ये सारे रीजंस हैं बायोलॉजिकल के लिए। अब बेटा हमने क्या करना है, कॉजेस तो देख लिए, कैंसर क्या है देख लिया, अब कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस जरूरी है ना। अगर किसी के बॉडी में कैंसर है तो पता कैसे चलेगा, पता चलेगा बायोप्सी से, इमेजिंग टेक्निक, एंटीबॉडी से, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। एक एक करके इसको देखते जाते हैं हम लोग। ओके, तो बायोप्सी है क्या चीज, हियर a thin piece of suspected tissue is stained and examined under microscope। अगर हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कैंसर है, ये कैंसर का एक ट्यूमर है, तो वहां पे छोटा सा पीस लेंगे हम लोग सेल का या फिर टिश्यू का, उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद, कलरिंग करने के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज भी इससे होती हैं, बोन एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स। ठीक है, बायोप्सी एक बहुत अच्छा सोर्स है टू नो द कैंसर डायग्नोसिस। दूसरा, इमेजिंग टेक्निक्स भी हैं, जैसा सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। ओके, एक्सरेस भी हो सकता है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन भी हो सकता है। ठीक है, इनके थ्रू भी हमको पता लग सकता है कि हाँ भाई कैंसर है या नहीं। ओके, तीसरा, यूज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। ओके, सो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के खिलाफ हम लोग एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, तो ये चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वरना मैं इसको पढ़ा देती। ठीक है, तो ये आप आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ोगे। Molecular biology technique to detect cancer related genes।
ओके, यहाँ पे सच इंडिविजुअल्स अवॉइड कार्सिनोजन दैट इज टोबैको स्मोक। ओके, ये सारे कुछ हैं डायग्नोसिस के मेथड्स, ताकि कैंसर से डायग्नोसिस हो सके अगर किसी को है तो। अब ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट होगा रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीजें हैं। ओके, रेडियोथेरेपी में हम लोग रेडिएशन डाल के उस पार्ट को, डैमेज्ड पार्ट को नॉर्मल कर रहे हैं। दूसरा कीमोथेरेपी में हम लोग कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं, कुछ ड्रग्स यूज कर रहे हैं ताकि कैंसर ठीक हो जाए। लेकिन इससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके बाल झड़े होते हैं या फिर एनीमिक होता है। तो ये सब चीजें क्यों होती है बेटा? ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है? द पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स इंटरफेरेंस दैट एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम। उनके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिवेट किया जाता है ताकि वो खुद के खुद अपने कैंसर सेल्स के साथ फाइट कर सके। ओके, तो देन होता है सर्जरी। सर्जरी इज अ लास्ट चांस। ओके, ये फोर्थ चांस है, लास्ट ऑप्शन होता है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सिर्फ एक सोल मेथड से हम लोग कैंसर को निकाल नहीं सकते, ये सारों को हमें अप्लाई करना पड़ता है अगर हमको इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है कैंसर का तो। ठीक है, तो ये हो गया कैंसर के बारे में। अब हम लोग कुछ देखेंगे बेटा ड्रग्स के बारे में। ओके, ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अभी जानेंगे। सो कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। ओके, कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स कौन से हैं? ओपॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। ठीक है, ये सारे कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं। सो ओपॉइड, हम लोग यहाँ पे ओपॉइड के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ओपॉइड क्या होता है? जब हम ओपॉइड लेते हैं तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर्स इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये जो ओपॉइड हमारा जो है वो ओपॉइड रिसेप्टर में जाके बाइंड करेगा एंड हमको क्या करेगा बेटा? ये हेलुसिनेशंस क्रिएट करेगा। ओके, मतलब जैसा होता है ना कुछ हाई फील करना, ये सब कुछ होता है इससे। इसका ओपॉइड्स का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे होता है मॉर्फिन, हीरोइन एंड ब्राउन शुगर। ये एग्जांपल्स हैं किसके बेटा? ओपॉइड्स के। ठीक है, तो फर्स्ट ओपॉइड कौन सा है? मॉर्फिन। तो मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी सीड, जिसको हम कहते हैं खसखस। तो खसखस के प्लांट से बेटा हमने मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट किया। प्लांट का नेम क्या है? पैपावर सोमनिफेरम। पैपावर सोमनिफेरम प्लांट का नाम है। तो मॉर्फिन से होता क्या है? इसको एक्चुअली हम लोग मेडिसिनल फील्ड में यूज करते हैं एज ए सिडेटिव, नींद लाने के लिए और पेन किलर के थ्रू जब सर्जरी होती है। लेकिन इसका अब्यूज हो रहा है ताकि जो बंदा है उसको हेलुसिनेशंस हो जाएं। ठीक है, दूसरा है हीरोइन। तो हीरोइन को हम कॉमनली कह सकते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज अ वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये कुछ व्हाइट पाउडर जैसा होता है। ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। लेते कैसा है? बाय स्नॉटिंग। यहाँ पे देखो ये फीमेल कर रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्नॉटिंग, या फिर इंजेक्शंस में इसको अंदर लेते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये डिप्रेसेंट है विच स्लो डाउन द बॉडी फंक्शंस। ओके, तो ये बॉडी के फंक्शंस को थोड़ा स्लो डाउन करती है। लेकिन इसके अलावा होता है बेटा, इसका लेते इसलिए हैं ताकि ये हेलुसिनेशंस कर सकें, इसको थोड़ा फील कर सकते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ अलग जैसा फील करना चाहें। ओके, उसके लिए। सो सेकेंड वन इज कैनाबिनॉइड्स। ओपॉइड्स में तीन आपने पढ़ लिया, अब आते हैं कैनाबिनॉइड्स में। इसमें दिस कैनाबिनॉइड्स इंटरेक्ट विथ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन। ओके, ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको लेते कैसे हैं? आइदर इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, पेट से खाते हैं या फिर इसको इनहेल करते हैं नोज के थ्रू। Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of plant Cannabis sativa. Cannabis sativa से इसको extract किया जाता है। Its flowers, that is tops हो, leaves हो, resin हो, सारे ही ये यूज होते हैं बेटा। ये प्लांट जो है ना सर से पांव तक पूरा का पूरा कैनबिस सटाइवा ये यूज करते हैं इसको ड्रग्स में। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सारा कुछ बनता है कैनाबिनॉइड्स में। ओके, दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो दीज कैनाबिनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्समैन। ये कुछ स्पोर्ट्समैन भी इसको यूज करते हैं ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। ठीक है, चलो द लास्ट वन, थर्ड वन इज कोकेन।
ठीक है, इट इज obtained from the coca plant called erythroxylum coca. It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. Okay, so neurotransmitter dopamine it interferes with transport of neurotransmitter dopamine. ठीक है, so cocaine is not it, मैंने बोला ना इसको नोज के थ्रू लिया जाता है. It stimulates the central nervous system producing euphoria and increased energy. एकदम से इसकी एनर्जी जो लेता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जोश में आ जाता है, हाँ भाई चलो कुछ करते हैं, ऐसे जोश में आ जाता है. और अगर इसकी एक्सेसिव डोजेज ली जाए तो हैलुसिनेशंस. हैलुसिनेशंस का मतलब है जो होता नहीं है रियल में वो दिखना, उसको कहते हैं हैलुसिनेशंस. ओके, अपने आप से वो सोचते रहते हैं, दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं वो लोग. ठीक है, उसको हम कहते हैं हैलुसिनेशंस. तो एक्सेसिव डोजेज हो जाए तो हैलुसिनेशंस होते हैं. ओके, एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतुरा आर आल्सो हैलुसिनोजेनिक प्लांट्स. ठीक है, देन ड्रग्स लाइक बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइअज़ेपाइंस, ये भी कुछ हैं एग्जांपल्स. ये भी एज अ मेडिसिन यूज करते हैं टू ट्रीट द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया. ठीक है, इंसोम्निया है जिसको नींद नहीं आती या फिर हाई डिप्रेशन में है, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी ऐसे ड्रग्स यूज होते हैं. ठीक है, सो बट दे आर अब्यूज्ड रिजल्टिंग इन एन इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस. ठीक है, इनका ना मेडिसिन में लिमिटेड यूज करना चाहिए, लेकिन इसको हाई अमाउंट ऑफ यूजेज होता है, इसका अब्यूज होता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है. ठीक है, तो स्मोकिंग देखो बेटा, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ओवर 400 ईयर्स. अगर उसको चापते हैं या फिर स्नफ करते हैं, वो सारी चीजें. और ये स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. तो यहाँ पे देखो, टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस ओवर 400 ईयर्स. इसको स्नफ करते हैं, जैसे सूंघते हैं करके, ऐसे करके सूंघते हैं. ठीक है, चिव भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं. इट कंटेन्स मेनी केमिकल सब्सटेंस लाइक निकोटिन. निकोटिन एक अल्कालॉइड है जो स्टिमुलेट करता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड को, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है. रिलीज एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन रिलीज करता है. ओके, एंड नॉर एड्रेनलिन कॉजिंग हाई बीपी एंड हाई हार्ट रेट. ठीक है, तो स्मोकिंग कॉजेस कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर, बहुत सारी चीजें होती है बेटा स्मोकिंग से. मेनली ओरल कैंसर होता है. जो सारे फोटोज आप देख रहे हो ना, ये सारे ओरल कैंसर के फोटोज हैं. ठीक है, सारे ओरल कैंसर के फोटोज हैं. अभी यहाँ पे देखो एम्फाइसीमा है, यहाँ पे एल्वियोलाई में डैमेज हो जाते हैं, एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो जाते हैं, तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है. Now, smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the oxyhemoglobin. With this causes the deficiency of oxygen in body. इससे ऑक्सीजन की deficiency होती है हमारे बॉडी में. ठीक है, now coming to the next part, that is adolescence, drug and drug alcohol abuse. ठीक है, तो अब हमने देखा क्या क्या ड्रग्स होते हैं, कैसे कैसे इनका अब्यूज होता है, ये सब चीजें देखे. अब मेनली हम लोगों को देखना है ये अब्यूज हो रहा है तो कौन सी एज ग्रुप के बच्चों में हो रहा है. यंगस्टर्स जिसको कर रहे हैं, या अडल्ट्स कर रहे हैं, या बूढ़े कर रहे हैं, या बच्चे कर रहे हैं. बेटा प्रॉब्लम होता है अडोलेसेंस में, क्योंकि ये अडोलेसेंट के बच्चे ही इसको करते हैं. अब आप पूछोगे मैम अडोलेसेंट्स कौन है. ओके, सो अडोलेसेंट हम किसको कहते हैं. ओके, अडोलेसेंट इज अ पीरियड, okay, and a process during which a child becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in sorry, effective participation in society. ठीक है, सो इट इज अ ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. सो यहाँ पे पीरियड कितना होता है, 12 से लेके 18 साल की उम्र के बीच में ही बच्चे इसका ये अडोलेसेंट की उम्र होती है. ठीक है, मतलब एक बचपन और एक जवानी के बीच का समय, 12 से 18 साल, तो हम इसको कहते हैं अडोलेसेंस. ठीक है, सो इट इज अ वेरी वल्नरेबल फेज. यहाँ पे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की क्यूरियोसिटी में होते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा नए नए चीजें करने को जानते हैं, चाहते हैं. यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अडोलेसेंस में, मतलब उस एज ग्रुप में क्यों मतलब बच्चे ड्रग या फिर अल्कोहल का यूज करने के लिए लग जाते हैं. रीजन क्या है, वजह क्या है. एक तो होती है बेटा क्यूरोसिटी या फिर एक्सपेरिमेंटेशन. इनको लगता है कि हाँ भाई हम लोग भी करके देखते हैं, दूसरे कर रहे हैं तो हम लोग भी करके देखते हैं कैसा रहेगा. एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यूरियस रहते हैं.
या फिर एडवेंचर करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, हाँ भाई कुछ ऐसा करते हैं, जिंदगी कम दिनों की है, कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। टू फेस प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की लाइफ में, कोई गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, उस टाइम पे लेना शुरू कर दिया तो बिगड़ गई जिंदगी। देन स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन। अब पेरेंट्स से प्रेशर होता है कि हाँ भाई तुम हर टाइम फर्स्ट रैंक आओ, सेकेंड रैंक आओ, तो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, तो इसके लिए लोग क्या कर जाते हैं, ड्रग्स में मुब्तला हो जाते हैं। देन टेलीविजन में देख लिया, मूवीज में देख लिया, पेपर में देख लिया, इंटरनेट में देख लिया कि लोग हाँ भाई ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है लोगों को, हम भी लेंगे, ये भी वन ऑफ द रीजन है। देन अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीयर प्रेशर। फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली में कोई सुनने वाला नहीं है, और दोस्तों का दबाव, हाँ भाई मैं भी ले रहा हूँ तू भी ले, मिलके लेते हैं, ऐसे करके पीयर प्रेशर। ये सारी वजह हैं जिनसे बच्चों का अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेना बहुत ज्यादा हो गया है इस एज ग्रुप में। ठीक है, अब एडिक्शन क्या चीज है? अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट दैट इज यूफोरिया, टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेलबींग टू ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये क्या होता है ना, कुछ टाइम के लिए इनको फील होता है कि हाँ भाई अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी नाइस, तो खुश रहते हैं, कुछ समय तक मस्त रहते हैं, टेम्पररी वेल बीइंग लगता है, हाँ भाई अपने नशे में रह लिए। ठीक है, सो दैट इज एडिक्शन। अब ये होते 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 क्या हो जाता है ना, इसकी आदत सी लग जाती है। कभी एक्साइटमेंट में ले लिया, अब उसकी आदत लग गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, विथ रिपीटेटिव यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर इंक्रीजेस। अब जितना उसको ज्यादा लोगे ना, उतना आपकी बॉडी में उसकी टॉलरेंस लेवल कम हो जाती है। अब आप हाई नहीं होते। अब हाई होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डोजेज में देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो टॉलरेंट हो गए हैं। अब ज्यादा डोज में देते देते, ग्रेटर इनटेक लेते लेते एडिक्शन हो जाती है ड्रग्स की। ठीक है, तो डोजेज से एडिक्शन हो जाती है। ओके, देन डिपेंडेंस, ओके डिपेंडेंस भी होती है ना। यहाँ पे क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट withdrawal syndrome if regular dosage of drugs is abruptly discontinued। अब जब ये लत लग गई, आदत लग गई, अब इसको हम चाह रहे हैं कि हाँ भाई इससे छुटकारा मिले, तो मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अभी उसके साथ डिपेंडेंस हो गया है। अब हर चीज में हाँ भाई ड्रग्स है, उसके बाद दूसरी कहानी, पहले ड्रग्स दो फिर बाद में क्या है पूछो, मतलब इतना डिपेंडेंस हो गया उस ड्रग के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग उसको चाह रहे हैं कि हाँ भाई तुम अभी छोड़ो, तो नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, क्योंकि रेगुलर डोजेज नहीं मिल रहा है, तो अब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दिया, तो बॉडी में विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन एंग्जाइटी, शेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग। ये सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। ना डिपेंडेंस लीड्स टू सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ओके, अब क्या होता है, जिसको अभी इसकी आदत लगी होती है, तो ये सोसाइटी में एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, बिल्कुल ये सोसाइटी से मिल नहीं पाते, झुल नहीं पाते, कुछ बे जैसे व्यवहार नहीं करना चाहिए वैसे व्यवहार कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं या कुछ गंदे हरकतें कर देते हैं, तो इसके थ्रू डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अब इससे होता क्या है, ओके, तो हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। तो उससे होता क्या है, तो पहले हम लोग देख रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में क्या होता है। ठीक है, अब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, फीटस है पेट में, फिर भी ये कंटिन्यूअसली अल्कोहल ले रही है या ड्रग ले रही है, तो इससे होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ओके, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है। ओके, तो इस सिंड्रोम की वजह से दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, माँ में भी और बच्चों में भी। ठीक है, बच्चे में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ गया। ठीक है, तो अपर लिप हो जाती है पतली सी, नाक जो होती है वो हो जाती है नकटी सी, तो ऐसा कुछ करके वो फेस में स्ट्रक्चर्स बदल जाते हैं। ठीक है, वो चीज आपको देखने में मिलती है। और फिर मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स, ये भी बहुत कॉमन है, ये सेकेंड पॉइंट है। ओके, सो इफेक्ट क्या होता है, मिसयूज ड्रग्स ऑफ ऑल्को अल्कोहल एंड ड्रग्स, और एथलीट्स उसको ये मिसयूज करते हैं, जैसे नार्कोटिक्स ले लिया, एनाल्जेसिक्स ले लिया, तो स्टेरॉइड्स ले लिया, तो सर्टेन हार्मोन्स लेते हैं टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ, उनकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हाँ भाई मेरी इतनी बॉडी है करके दिखाने के लिए ये सारे ले लेते हैं कुछ स्टेरॉइड्स। इससे हो जाती है प्रॉब्लम
एंड ये इससे अग्रेसिवनेस भी बढ़ जाता है, एकदम बड़े बड़े से दिखते हैं, अग्रेसिवनेस इनके अंदर बढ़ जाता है, कुछ भी बोलो आंख पे चढ़ने के लिए रेडी रहता है। हाँ भाई तू नहीं, ऐसा नहीं, तूने ऐसा किया वैसे किया, लड़ने के लिए हमेशा तैयार। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं ड्रग के। अब यहाँ पे हमको देखना है वार्निंग साइंस, तो हमको वार्न भी तो करना है ना। तो वार्निंग साइंस क्या है यहाँ पे, वार्निंग साइंस ऑफ अब्यूज इन अडल्ट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरा जो बेटा है या मेरे घर में जो बच्चा है वो एकदम अब्यूज हो रहा है अल्कोहल से या ड्रग से, कैसे पता चलेगा? आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत कम हो गया, मतलब आप रिजल्ट देखोगे तो मार्क्स कार्ड में लिखेगा कि हाँ भाई इसने फेल कर दिया 2-3 सब्जेक्ट में, या फिर स्कूल ही नहीं जाता, एब्सेंट है, कहीं दूसरे बाहर लड़कों के साथ बाहर बैठ के ड्रग्स कर रहा है। तो ये सारी एक वार्निंग है। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, कि पर्सनल हाइजीन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाना, पानी नहीं नहाना, अपने रूम को पाक नहीं करना, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना, ये सारे वार्निंग साइंस हैं। फिर विड्रॉल एंड आइसोलेशन, अकेले अकेले रहना पसंद करना, ठीक है। फिर डिप्रेशन में चले जाना, थकान से महसूस करना, गुस्सा आना, रिबेल कैरेक्टर मतलब बताना, मतलब हम कुछ अच्छी बात बता रहे हैं तो हर चीज उल्टा ही करना, गलत ही करना, वो रिबेलियस कैरेक्टर होता है, ठीक है। देन चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, कभी पता नहीं कब सो रहा है, पता नहीं कब उठ रहा है, कोई एक रूटीन नहीं, कोई एक डिसिप्लिन नहीं। देन फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट, भूख नहीं लगती, पता नहीं कभी भूख लगे तो खा लिया, कभी खाया कभी नहीं खाया, इससे क्या होता है वेट में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, अगर किसी को कोई हॉबी है जैसे समझो पेंटिंग, अब नशे में धुत पड़ा है तो ये क्या ही पेंट करेगा, ये क्या ही कुछ करेगा, है ना। तो इसीलिए इसके सारे हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में। तो ये सारे साइंस हैं ताकि आप पता लगाओ हाँ भाई ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा इसने अब्यूज कर लिया है, ये अभी वार्निंग साइंस है। अगर ये अभी भी नहीं रुका तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी इस बंदे को कंट्रोल करने में आगे जाके, ठीक। तो अब यहाँ पे है बेटा साइड इफेक्ट्स। तो अभी साइड इफेक्ट्स क्या है, इतना सारा ड्रग स्मोकिंग और अल्कोहल करने से मेल्स में बेटा आप देखोगे तो यहाँ पे एक्ने होती है, पिंपल्स होती हैं, अग्रेसिवनेस ज्यादा हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, फिर मूड स्विंग्स हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, फिर टेस्टिकल्स का छोटा हो जाना, ओके, टेस्टिकल्स का छोटा हो जाना, एंड देन स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाना, किडनी एंड लिवर का डिसफंक्शन हो जाना, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड का एकदम से बड़ा हो जाना, ये सारे साइड इफेक्ट्स आप मेल में देखोगे। फीमेल्स में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। देन फिर प्री मेच्योर बाल्डनेस, के प्री मेच्योर बाल्डनेस आपको दिखेगा, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, ओके। मैस्कुलिनाइजेशन, मतलब आप लड़की को देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये लड़की है या लड़का है, लड़का जैसे उसके अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं, अग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन हो जाता है, बॉडी में और फेस में बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, क्योंकि बाल रहना ये भी एक निशानी है ड्रग्स लेने की। देन एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। फिर डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस जो है वो मोटी मोटी हो जाने लगती है। फिर जो क्लाइटोरिस है वो एनलार्ज हो जाने लगता है, ठीक है, क्लिटोरिस है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे आप सिम्टम्स देखोगे इन फीमेल्स, फीमेल्स में सिम्टम्स है। अब प्रिवेंशन क्या है भाई, इसका प्रिवेंशन कैसे होगा? अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, अगर कोई भी आपका दोस्त बोले हाँ भाई मैं भी ड्रग कर रहा हूँ तुम भी ड्रग्स लो, बिल्कुल नहीं, आप बोलना नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तो बिल्कुल उसको अवॉइड करो, ठीक है। फिर बच्चों को देना है बेटा, हाँ पेरेंट्स को एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ओके, एजुकेशन देना चाहिए, काउंसलिंग देना चाहिए कि बच्चों को पेरेंट्स को दोनों को, ताकि वो कैसे अपने इमोशनल चीजों को हैंडल कर सके, ओके। देन हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेयर्स, पेरेंट्स से दोस्तों से मदद लें, अगर लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ड्रग्स करने का मन हो रहा है तो फ्रेंड्स की हेल्प लें, बात करें क्या है प्रॉब्लम क्या है इश्यू, बैठ के बात करके सॉर्ट आउट करें ताकि ये ऐसे रास्तों पे निकल पड़े। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ओके, साइकेट्रिस्ट से मिलना, साइकोलॉजिस्ट से मिलना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरा मन ऐसा बोल रहा है क्यों, अगर ये सही है तो सही कैसे है, गलत क्या है, सही क्या है, सब कुछ चीजों को डिस्कस करना, बड़ों के साथ बैठना, बात करना। देन डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, अगर कोई भी बहुत ज्यादा अभी एडिक्ट हो गया है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डी एडिक्शन करवाना और रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना
ताकि उन लोगों को पता होता है कैसे ये हल्लू हल्लू करके मतलब आराम आराम से ये कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया ना। So there is a question on the screen, which is the particular type of drug that is obtained from the plant whose one flowering branch is shown below. ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट दिया है बेटा, ये प्लांट कौन सा है आपको पता लगाना है, और ये पर्टिकुलर ड्रग कौन सा है और इससे क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, सो मैं आपके लिए यहाँ पे 2 मिनट दे रही हूँ, टेक सम टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम, मैंने अपनी अभी इनफ टाइम दे दिया है बेटा। सो यहाँ पे देखते हैं, द प्लांट शोन हियर इज दतुरा। ओके, ये दतुरा प्लांट है। ओके, सो ये दतुरा प्लांट क्या कॉज करता है बेटा, हेलुसिनेशन। ओके, हेलुसिनेशन मैंने बताया ना, जो अस्तित्व में नहीं होता वो दिखने को लगता है, दैट इज हेलुसिनेशन। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू शो यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो यू कैन लीव। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।